नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ, जैसा कि आपको पता है, इस कार्यक्रम में हमारे गेस्ट होते हैं चंद्राजीत सिंह भी। चंद्राजीत सिंह भी आज आउट ऑफ स्टेशन हैं, इसलिए इस प्रोग्राम को हम आज एक अलग तरीके से कर रहे हैं और उम्मीद है आपको ये पैटर्न भी पसंद आएगा। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। और चूंकि मामला सियासत से जुड़ा हुआ है, इसलिए कुछ खबरें पहले सियासत से जुड़ी हुई आपके समक्ष हैं। आज हम कुछ और मुद्दों पर भी बातचीत करना चाहते हैं। उनमें खास तौर पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं उनको लेकर भी, और एक रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले हम खबरें कुछ सियासत से जुड़ी हुई देना चाहते हैं और इसके ऊपर बातचीत करना चाहते हैं। सबसे पहली खबर हम त्रिपुरा विधानसभा के लिए जो मतदान हुआ है उससे शुरुआत कर रहे हैं प्रोग्राम की। और 60 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और शाम को 5 बजे तक मतदान पूरा हुआ। अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं वो 81% के आंकड़े पोलिंग के आए हैं। लेकिन इस आंकड़े के बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि अभी कुछ जगहों पर जो मतपेटियां हैं वो इकट्ठी हो रही हैं। तो ये बढ़कर लगभग ऐसा माना जा रहा है, अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स में भी और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी 81% का ये समाचार है, लेकिन इसके बढ़ने की उम्मीद भी है, ऐसा भी कहा जा रहा है। और माना ही जाता है कि करीब 85% के आसपास ये आंकड़ा जाएगा। लेकिन यदि हम बात करें 2018 की, तो यह आंकड़ा 90% का था वहां पर। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत असर एंटी इनकम्बेंसी का हो सकता है, या कि और कोई कारण इसमें यदि हम देखें तो मौसम का कोई असर यदि हम बात करें तो उस तरह की भी कोई बात नजर नहीं आती है। लेकिन 85% वोट का मतलब हो गया 5% की कमी। 5% की कमी का मतलब यह है कि 2018 के 90% यानी 90% की पोलिंग को यदि हम ठीक से देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनती है। अब यदि हम पॉलिटिकल एनालिसिस इसका यूं देखें कि क्या ये एंटी इनकम्बेंसी है या कि नॉर्मल प्रोसीजर है, और माना यह भी जा रहा है कि इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन लोग नहीं मान रहे हैं। उनका यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं, जो आरएसएस के जो वोटर्स हैं, वो कार्डर बेस के वोटर्स हैं, वो पोलिंग के लिए जाते ही जाते हैं। इसलिए इस तरह का कोई असर नहीं है। लेकिन अभी तक स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनती हुई नजर आ रही है। और यदि 5% का ये जो आंकड़ा है, ये यदि एंटी इनकम्बेंसी में बदलता है तो फिर हो सकता है कि कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको घाटा रहे। लेकिन सीटों के हिसाब से लोग ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां आसानी से सरकार बना रही है। ये हाल है त्रिपुरा विधानसभा के लिए आज हुए पोलिंग का। एक मुद्दा हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं राजस्थान से। राजस्थान के पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट ने आज एक बार फिर से अपना राजनीतिक एक उबाल दिखाया है एक तरह से। कल एक न्यूज एजेंसी को उन्होंने इंटरव्यू दिया, आज उसकी खबरें भी छपी हैं और आज उनके समर्थक भी इस इंटरव्यू को लेकर कई तरह की बातें कर रहे हैं। तो यदि इसमें हम इस बयान को देखें तो बयान बहुत साफ है। बयान का लब्बो लुबाब यदि हम निकालें तो ये एक तरह की वितृष्णा से भरे हुए, एक हताशा से भरे हुए राजनेता का बयान है। और वो उम्मीद कर रहा है वो राजनेता कि कोई एक्शन हाईकमान की तरफ से होगा। उन्होंने हालांकि एक तरह से धमकी दे दी है कि चुनाव से पहले यदि आलाकमान ने फैसला नहीं किया तो चुनाव नतीजों में बहुत बुरी स्थिति रहने वाली है, सरकार की वापसी नहीं होने वाली है। ये सचिन पायलट का कल एक न्यूज एजेंसी को दिया हुआ है बयान का हेडलाइन मान लीजिए आप इसको, और हेडलाइन यही लगभग बनी भी है। तो यदि इसको हम और डिटेल में जाकर देखते हैं सचिन पायलट ने क्या क्या कहा है, तो सचिन पायलट ने 2 मुद्दे प्रमुखता से उठाए हैं। एक मुद्दा ये उठाया उन्होंने कि जो विधायक दल की बैठक जब होनी थी और 25 सितंबर को जिस तरह से विधायकों ने इस्तीफे दे दिए और ये हंगामा हुआ, और यहाँ जो पार्टी के आलाकमान की तरफ से, पार्टी अध्यक्ष की तरफ से जो ऑब्जर्वर्स आए थे उनको भी एक तरह से
हताशा मिली, निराशा मिली। और उसमें जो आरोप साबित हुए, जो अजय माकन की और मल्लिकार्जुन खड़गे की कमेटी ने जो आरोप साबित किए थे अनुशासनहीनता के, उसमें 3 नेता जो अशोक गहलोत के नजदीक माने जाते हैं, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी 3 नेताओं को जो नोटिस दिया गया था, उस नोटिस की आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके ऊपर सचिन पायलट ने काफी तीखे बयान दिए हैं और उन्होंने एक तरह से जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत डिसअपॉइंटमेंट का सा मामला उन्होंने दिखाया कि इससे वो नाखुश हैं। उनका यह कहना है कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी, अनुशासनहीनता का जो ये मामला है। जबकि उनका यह भी कहना था इस इंटरव्यू में कि ये जो मीटिंग थी, जो विधायक दल की मीटिंग आहूत की गई थी, ये तो पार्टी अध्यक्ष आलाकमान सोनिया गांधी की तरफ से थी और इसमें यदि अनुशासनहीनता हुई है तो इसको तो बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सचिन पायलट का यह कहना था। तो उनकी ये मांग है कि ये जो 3 नेता हैं, महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौर, इनके खिलाफ कार्रवाई तुरंत की जाए। और दूसरी बात उन्होंने जो कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि विधायकों के इस्तीफों को लेकर जब ये हंगामा हो रहा था और शांति धारीवाल के घर के ऊपर विधायकों की मीटिंग बुला ली गई, जबकि ये तय नहीं था, मीटिंग तय कहीं और थी और मीटिंग बुला ली विधायकों की कहीं और वहां पर इस्तीफे पर साइन करवा लिए गए। अब सचिन पायलट का ये कहना है कि ये जो इस्तीफे हैं, ये इस्तीफे क्या कोई दबाव में थे या कोई लालच में थे या किसी की कोई धमकी थी? आखिर ये इस्तीफे हुए कैसे? इसके ऊपर तो जांच होनी चाहिए, ये सचिन पायलट का कहना है। सचिन पायलट ने इसमें एड ऑन ये किया है, इसके पक्ष में जो तर्क रखा है इंटरव्यू के दौरान, उनका यह कहना है कि विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने भी जो हाईकोर्ट में एफिडेविट भिजवाया है, हलफनामा भिजवाया है, उसमें यह कहा है कि 81 विधायकों के इस्तीफे उनको मिले। उनमें कुछ इस्तीफे की फोटोकॉपी उनको मिली और कुछ अलग अलग व्यक्तिगत तौर पे उनको दिए गए थे, लेकिन उन्होंने इन इस्तीफों को स्वीकार नहीं किया है। सचिन पायलट का इसमें काउंटर सवाल यह है कि यदि स्वीकार नहीं किए गए तो फिर ये इस्तीफे कैसे माने गए, ये उनका एक सवाल है। और उनको यह भी कहना है कि इन इस्तीफों को लेकर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इस्तीफे दिए तो किसके कहने पर दिए? क्या कोई धमकी थी, कोई लालच था, कोई दबाव था? ये सचिन पायलट ने इस इंटरव्यू में जो मुख्य बातें उठाई हैं वो ये उठाई हैं। और उनका बेसिकली फोकस ये था कि अगला जो चुनाव है, विधानसभा का चुनाव इसी साल होने वाला, राजस्थान विधानसभा का चुनाव, इस चुनाव में यदि उतरना है तो फिर ये सब कार्रवाई कांग्रेस आलाकमान को करनी चाहिए और समय पर करनी चाहिए, जिससे कि चुनाव नतीजे प्रभावित ना हो और कांग्रेस सरकार। अब ये यहां पर बात है सचिन पायलट की। यहां जो पॉलिटिकल सब चीजों को समझते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो ये अब मान चुके हैं कि अब सचिन पायलट के हाथ से बाजी निकल चुकी है। और अब ये जो बातें कहना कि सरकार रिपीट होगी या नहीं होगी, सरकार तो वैसे भी रिपीट होने वाली नहीं है। जिस तरह की चीजें चल रही हैं, इंटेलिजेंस भी उस तरह की आ रही है और सामान्य तो जो जनता भी है वो भी ये मान रही है। कोई करिश्मा हो जाए तो बात अलग है, बाकी अभी तक के हाल में ये कहना कि कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, ये अभी दूर की कौड़ी लग रही है। और यदि हम सचिन पायलट के इस पूरे के पूरे पीरियड की बात करें, ये पीरियड चल रहा है 2020 से। 2020 में उन्होंने जिस तरह से वहां विधायकों को यहां से ले जाकर एक तरह का जिसको आप कह सकते हैं कि सरकार को टॉपल करने की कोशिश की, या बगावत की, या कि अपना खेमेबाजी की, या कि कांग्रेस आलाकमान को झुकाने की कोशिश की, या कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की दबाव लगाया। क्या कुछ प्लानिंग थी, ये तो अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो 21-22 विधायक जो उनके साथ गए थे, उनको जरूर आज तक घाटा उठाना पड़ रहा है और सचिन पायलट को भी घाटा उठाना पड़ रहा है। सचिन पायलट 2 पदों पर एक साथ थे, प्रदेश के डिप्टी सीएम थे और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दोनों पदों से उनको हटा दिया गया। इसके मायने यही हैं कि आपके ऊपर बगावत का दोष साबित हुआ, जब तो आपको दंडित किया गया। अन्यथा दोनों पद लेने की जरूरत ना होती, बल्कि आपको प्रमोट किया जाता, तब तो कोई बात थी। तो बात क्लियर ये हो गई कि आपके एंटी जो गुट है, यानी कि आपके बरक्स जो गुट है, आपके पैरेलल जो गुट है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, उसने ये साबित करवा दिया है कि सचिन पायलट ने 2020 में जो एक्शन किया वो पार्टी के और सरकार के खिलाफ बगावत थी। और उसका खमियाजा न केवल सचिन पायलट को भोगना पड़ा, बल्कि उनके साथ गए हुए भी कुछ लोगों को भोगना पड़ा।
और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसमें और ज्यादा फ्लैम्बॉयंस के साथ में और ज्यादा पावर के साथ में उभर कर सामने आए, और उनकी पकड़ जो कांग्रेस संगठन के ऊपर दिखाई दी वो भी बेहतरीन दिखाई दी। जैसा कि माना जाता था पहले कि कांग्रेस अध्यक्ष से या कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी के परिवार से अशोक गहलोत के जो नजदीकी रिश्ते हैं, वो पहले ये जरूर ये भी एक थोड़ा सा भ्रम था, और ये भ्रम की स्थिति में सचिन पायलट के यहाँ भी भीड़ ज्यादा लगती थी कि सचिन पायलट ज्यादा नजदीक है, क्योंकि सचिन पायलट राहुल गांधी के साथ के हैं। तो ये भ्रम भी दूर हो गया, और इस भ्रम दूर होने की स्थिति ये हुई कि सचिन पायलट आज की तारीख में केवल महज एक एमएलए बनकर रह गए हैं, और चुनाव नजदीक आ चुके हैं, सरकार लगभग पूरा अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी है। और आप देखिए जरा, 2020 जुलाई से लगाकर आज फरवरी 2023 आ चुकी है, लगभग 3.25 साल हो चुके हैं। इन 3.25 साल में आप इधर से उधर जैसे कोई पेंडुलम की तरह से घूम रहे हो, कभी दिल्ली कभी फिर जयपुर, कई तरह के बयान आपके आ रहे हैं, कभी आप कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं, कभी अशोक गहलोत की मजबूती, कभी सरकार के पक्ष में। ये जो आपके एक्शंस हैं ये भी दिखा रहे हैं कि आप हताशा में हैं, आपकी कहीं कोई चल नहीं रही है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आप जिस तरह का दावा कर रहे हैं कि ये 3 व्यक्ति हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कि अनुशासन की कार्रवाई, जो कांग्रेस का कानून है उसकी हम बात कर रहे हैं। अनुशासनहीनता का यदि आपने इनके ऊपर आरोप लगाया है और कमेटी ने भी यदि आरोप लगाया है, तो फिर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये भी आप देखिए जरा कि सितंबर से ये मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, इस बीच अध्यक्ष भी बदल गए, ये भी आप देखिए, और आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो राहुल गांधी ने या प्रियंका गांधी ने आपको कोई भरोसा दिया था, तो वो भरोसा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ग्राउंड लेवल पर तो ये स्थिति है कि अशोक गहलोत बिल्कुल अजात शत्रु की तरह आगे बढ़ रहे हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं है। विधानसभा का बजट भी पेश कर रहे हैं आराम से, सेशन भी आराम से आउट हो गया है, कहीं कोई विरोध नहीं है, विधायकों में कोई फूट नहीं है। आपको इतना टाइम मिला, इसमें भी आप कुछ नहीं कर पाए, बल्कि जो आपके नजदीक के लोग थे वो भी कहीं ना कहीं इधर उधर जाके मिल रहे हैं। तो ये शासन सत्ता का जो खेला है उसको या तो आप समझ नहीं पाए, या आपके जो ऊपर पीठ जिन्होंने थपथपाई थी उन्होंने आपको धोखा दे दिया है। इस स्थिति में यदि कोई भी थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स समझने वाला आदमी हो, वो ये अच्छी तरह से जानता है कि कहीं आपको भाव नहीं मिल रहा है। अदरवाइज ये एक्शन तो हो चुका होता, 2020 में हो चुका होता। आप यदि ये कह रहे थे कि मेरी अध्यक्षता में चुनाव जीता गया है और मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, और आपने एक बार ये भी कहा सचिन पायलट से, आपने ये भी सुना होगा कई बार बयानों में कहते हैं कि ये तय हुआ था कि ठीक है पहले आधा टाइम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दे देते हैं, फिर आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। यदि ऐसी भी कोई शर्त थी तो वो भी पूरी नहीं हुई, आलाकमान ने आपकी नहीं मानी। यानी कि आलाकमान के यहां पर स्थिति यह हो गई है कि आपकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। ये तो ओपन एंड शट केस था। 3 लोगों के नाम पर कमेटी ने यदि 3 को ही सेलेक्ट किया, मान लीजिए हम नहीं कहते कि सबने अनुशासनहीनता की थी, हो सकता है कि उनको पार्टी की व्हिप मिली हो और व्हिप के अनुसार वो आ गए हों। बाकी यदि कमेटी ने अनुशासनहीनता में 3 लोगों को नामजद कर दिया था तो ये तो दूसरे ही दिन एक्शन हो जाना चाहिए था, बट आपके नहीं चली। तो कुल मिलाकर ये जो इंटरव्यू है एक न्यूज एजेंसी को, एक बहुत पुरानी न्यूज एजेंसी है, उसको ये इंटरव्यू आपने दिया, तो इससे तो ये लगता है कि आप हार चुके हैं और आप हारे हुए जुआरी की तरह बात कर रहे हैं। ये अशोक गहलोत के यहां तो आपका कहीं कोई शिकन तक नहीं है मुख्यमंत्री के चेहरे पर, और आप जो ये बयान दे रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि अब आप बस बयान दे रहे हैं। तो कुल मिला के पॉलिटिक्स को यदि हम यहां डिस्कस करें तो कुछ ना कुछ इस तरह की बात लगती है कि सचिन पायलट के जो जानने वाले, मानने वाले, और उनको आला कमान के यहां पर जो स्थितियां हैं वो ये मान चुकी हैं। या तो इसमें 2 ही रास्ते हैं, 2 बातें हो सकती हैं। एक बात यह हो सकती है कि आला कमान सचिन पायलट को किसी भी तरह से उतना सीरियस नेता नहीं मानती जितना अशोक गहलोत को मानती है, एक। दूसरी बात यह है कि चुनाव को लेकर आला कमान के मन में कोई अब संशय रह नहीं गया है। आला कमान को संभवतः यह पता लग चुका है कि सरकार रिपीट होने के कोई चांस नहीं है, इसलिए अभी डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए। सरकार रिपीट होने के जो चांस होते हैं यदि सचिन पायलट के नेतृत्व में, क्योंकि कांग्रेस आला कमान के पास में भी, यानी कि हम बात कर रहे हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की, और यदि अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी बात करें तो ये जो एक ग्रुप है, इनको अब ये नहीं लग रहा है कि चेंज करने से, सचिन पायलट को कमान दे देने से भी सरकार आ जाएगी। अन्यथा ये बात सच है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो ये जरूर करती कि यदि दम है सचिन पायलट में कि वो सरकार वापस ला सकते हैं कांग्रेस की,
तो फिर कोई भी और चाल नहीं चल सकती थी किसी भी अन्य व्यक्ति की। अशोक गहलोत की कितनी भी शातिर पॉलिटिक्स हो, कितने ही अनुभवी पॉलिटिक्स हो उनकी, और कितनी ही उनके कॉन्टेक्स्ट वाली जो बात है, जो पुराने उनके संबंध हैं उनकी बात है, वो नहीं चल पाती। क्योंकि हम सब जानते हैं कि दूध देने वाली गाय सबको पसंद है, और दूध देने वाली गाय की लात भी स्वीकार हो जाती है। तो सचिन पायलट ने यदि ये बगावत भी थी सो कोल्ड, तो भी उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता और उनको ये उनके सिर पर सेहरा बांध दिया जाता। लेकिन अभी तक नहीं होना, और विधानसभा का सत्र चालू है, बजट सेशन पूरा होगा, इसके बाद कितना सा समय बचेगा, और आप हम सब जानते हैं कि उसके बाद करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, कोई काम होना नहीं। ब्यूरोक्रेसी अपने हिसाब से चलती है। आप हम सबको पता है कि चुनाव घोषणा होने के 3-4-5 महीने पहले काम करना बंद हो जाता है, साइन करना भी बंद कर देते हैं लोग कि क्या पता कल को कोई दूसरी सरकार आ जाए, जांच वांच हो जाएगी, फंस जाएंगे, तो काम बंद हो जाते हैं। दूसरी बात, बजट में जो काम होना था, असल बात तो बजट की है। बजट जहां जहां सचिन पायलट अपने हिसाब से गोटियां बैठाते तो उस हिसाब से बजट पेश करते, वो भी नहीं हुआ। तो इस हिसाब को यदि हम देखते हैं तो अब बात यह है कि कुछ भी होना संभव नहीं लग रहा है, ऐसा माना जा रहा है राजनीतिक हलकों में। एक खबर हम आपके सामने रखना है कि ये जो मामला चल रहा है इस वक्त, आपने सुना होगा बागेश्वर धाम महाराज का एक मामला चल रहा है इन दिनों में, काफी चर्चा में है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कई टीवी चैनल्स ने, मीडिया रिपोर्ट्स में कई तरह की बातें चल रही हैं, और पहले उनके ऊपर आरोप लगाया कि वो जादू टोना से कुछ करते हैं, कुछ लोगों को बहकाते हैं, बरगलाते हैं, इलाज के नाम पर वहाँ चमत्कार करने के नाम पर बुलाते हैं। इस तरह की बातें हम लोगों ने सुनी हैं पीछे दिनों, और कई टीवी चैनल्स के ऊपर उनके इंटरव्यू भी आए। और ये जो युवा संत हैं, इनको लेकर अब जो मामला सामने आ रहा है वो कुछ खेल अटपटा लग रहा है। क्योंकि आप हम सब जानते हैं कि आज हम ये दो बातें आपको बताने वाले हैं असल में इसी तरह की, और उसमें हमारा निष्कर्ष भी हम बताएंगे आपको कि क्या है असल मामला। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का पहले मामला लेते हैं कि इनकी इन दिनों बहुत ज्यादा पब्लिसिटी भी है, और प्रखर हैं, वक्ता भी अच्छे हैं, कथावाचक हैं, और वहाँ बागेश्वर में जो मंदिर है वहाँ के ये प्रमुख भी हैं और संत परंपरा से आते हैं। अभी जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और जिस तरह का इनको एक तरह से कफस में लाने का, एक तरह के पकड़ बनाने का ये जो काम हुआ, इसमें हालांकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन लोगों के इस लॉबी के अभी तक तो हाथ नहीं आए, लेकिन आज जो खबरें आ रही हैं अब ये शुरू हो गया लगता है कि अब इनको ये जो जिसको आप कह सकते हैं मिशनरीज की या जिहादी की जो गैंग है, इसका लोग ऐसा मान रहे हैं कि ये गैंग इनके पीछे है। और चूंकि ये धर्म परिवर्तन को रोकते हैं और सनातन की बात प्रमुखता से करते हैं और सनातन के सिपाही बनकर सामने आते हैं, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि अब ये जो खबर आई है, जो अब शुरुआत हो गई है, दो खबरें आज बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई चल रही हैं मीडिया में। पहली खबर है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के महाराजपुर की एक जो युवती नीलू उर्फ नीलम, ये करीब 32-33 साल की महिला थी। ये वहां बागेश्वर धाम में अपना परिक्रमा करने और वहां आशीर्वाद लेने, स्वास्थ्य खराब था तो स्वास्थ्य खराब होने के नाते इनको किसी ने कहा कि आप वहां जाओ, वहां आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। अब बात यह है कि ये काफी लंबे समय से बीमार थी। इनके पति देवेंद्र सिंह ने मीडिया को बताया है कि बहुत लंबे समय से बीमार थी, डॉक्टर्स के भी इनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। बागेश्वर धाम आए, पिछले काफी समय से बागेश्वर धाम में लोग रह रहे थे, और देवेंद्र सिंह ने मीडिया को ये बताया, हालांकि इसको बहुत अंडरप्ले किया जा रहा है, देवेंद्र सिंह ने ये बताया कि उसकी जो पत्नी है वो ठीक हो रही थी बागेश्वर धाम में। हम यहां किसी भी तरह का एंडोर्समेंट नहीं कर रहे हैं कि वहां मरीज ठीक होते हैं या नहीं होते हैं, हम वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहां जो महिला का पति है, मृतका का पति है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो एंडोर्स कर रहे हैं कि नीलम जो थी वो ठीक हो गई थी उस हिसाब से। और देवेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि डॉक्टर्स भी अचंबा कर रहे थे कि ये कैसे हो रहा है। अब हुआ यह है कि कल वो जो है वहां परिक्रमा में थी और आज उनके बारे में ये पता लगा कि तबीयत उनकी ज्यादा खराब हुई वहां पर, तो हॉस्पिटल के लिए वहां लेकर गए, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। तो आशीर्वाद का, श्रद्धा का एक विषय है। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि कोई इलाज नहीं करते हैं और इलाज के लिए उन्होंने वहां अस्पताल खोल रखा है बागेश्वर धाम के बगल में। तो यह बात क्लियर है कि वो कोई इस तरह का दावा तो उन्होंने नहीं किया है मीडिया के सामने भी कि कोई चमत्कार से इलाज कर रहे हो।
अब लोगों की श्रद्धा है, लोग श्रद्धा से मंदिरों में जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, अपनी प्रार्थना लगाते हैं, तो वो चीज तो हर मंदिर में, हर जगह, हर धार्मिक स्थल पर है, विश्व के हर कोने में है, ऐसा तो है नहीं कि यही है। और एक खबर और है धीरेंद्र शास्त्री से ही जुड़ी हुई कि एक लड़की जो है नीरजा मौर्य, ये वहां गई थी परिक्रमा में और उनके पंडित धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में। तो दरबार का मतलब यह है कि वो भक्तों को लेकर एक पंडाल लगाते हैं, उसमें कथा भी कहते हैं, और वो जिनकी जो समस्या होती है उसको वो एक तरह से सुनते हैं, उनका कुछ समाधान भी बताते हैं। तो ये नीरजा मौर्य के बारे में भी मीडिया रिपोर्ट्स में आ जाया है कि 12 फरवरी को ये नीरजा मौर्य गई और तब से ये लापता है। ये दो खबरें हमने आपको धीरेंद्र शास्त्री से जुड़ी हुई दी हैं। एक खबर है इसी तरह की, ये भी उसी तरह का मामला है जो कि हम अभी बात करने जा रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा हैं, कथावाचक हैं, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में, सीहोर में कुबेरेश्वर धाम है इनका। वहां इन्होंने सोशल मीडिया पर और कई तरह से ये दावे किए और ये बताया कथावाचक ने कि हम एक रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम करने जा रहे हैं, और रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम में ऐसा रुद्राक्ष, हम अभिमंत्रित रुद्राक्ष आपको देंगे जिससे कि आपकी समस्याएं दूर होंगी। ये आए दिन आपको टीवी चैनल्स के ऊपर खबरें चलती हुई मिल जाती हैं। इसमें हमारे देश के प्रमुख बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं जो इस तरह की एडवर्टीजमेंट चलाते हैं। अभिमंत्रित मंत्र ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, सब चीजें आपके सामने हैं। और ये टोने टोटके का सारा प्रचार प्रसार का धंधा टीवी चैनल्स के पास में भी खूब सारा है और खूब पैसा ये लोग कमाते हैं। अब बात आती है कि यहां पंडित प्रदीप मिश्रा जो हैं, इनके इस कार्यक्रम में 2 लाख लोगों की लगभग की एक्सपेक्टेशन थी, उसी तरह की तैयारी थी, और उसमें मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान को भी जाना था। इसका मतलब यह हुआ कि ये फेमस तो हैं, और इनका कथावाचन का और ये जो रुद्राक्ष वितरण का, ये रुद्राक्ष किसी को देने का या उनकी लोगों की समस्याएं दूर करने का कुछ ना कुछ इनके पास में पुराना रिकॉर्ड, पुराना बैकग्राउंड है, अन्यथा लोग इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते हैं। अब बात है कि 10 लाख लोग वहां पहुंच गए और सिस्टम की, इनकी खुद की हुई सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई, और इस भीड़ की वजह से एक महिला की मृत्यु हो गई। और ये महिला जो है महाराष्ट्र के नासिक के मालेगांव से आई थी, 50 वर्षीय महिला थी, और ये वहां लाइन में खड़ी थी रुद्राक्ष लेने के लिए। और मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि राजस्थान के गंगापुर, महाराष्ट्र के बुल्ढाना और छत्तीसगढ़ के भिलाई की 3 महिलाएं भी भीड़ में इधर उधर हो गई हैं। उनके परिजनों को अभी पता नहीं है, यानी कि लापता की है। 10 लाख की भीड़ है एक छोटी सी जगह पर, कहीं कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है, कोई उस तरह का इंतजाम नहीं है, एक्सपेक्टेड थी नहीं भीड़, लेकिन लोग पहुंच गए। देश के अनेकों राज्यों से वहां लोग पहुंचे और इस तरह का ये सीन बन गया। अब बात आती है कि ये तो हो गई घटना। हमने सुना है कि जहां पर भी भीड़ लगती है, जहां पर भी मेले लगते हैं, वहां स्टैम्पीड हो जाती है। ये हमारे यहाँ ही नहीं, वेटिकन सिटी से लगाकर मक्का मदीना तक से खबरें आती हैं, और हमारे यहाँ भी जो धाम लगते हैं, कुंभ के मेले लगते हैं, तो स्टैम्पीड कई बार हो जाती है, मिसमैनेजमेंट हो जाता है, पब्लिक भी उतावली होती है। अब ये जो रुद्राक्ष है, इसको जल्दी जल्दी प्राप्त करने के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर भाग में फंस गए। उसमें एक स्टैम्पीड में कोई महिला, ये जो महिला है हमने आपको बताया महाराष्ट्र की महिला है, और किसी भी व्यक्ति की मृत्यु ठीक बात नहीं, और इस तरह से तो बिल्कुल ठीक नहीं है कि भीड़ में आप फंसा दें उनको और इस तरह का एक हादसा हो जाए, किसी के साथ दुर्घटना हो जाए, ये ठीक नहीं है। अब बात हम इसमें ये करना चाह रहे हैं कि देश में जितनी भी आयुष्मान की, चिरंजीवी योजना की, अस्पतालों की फ्री इलाज की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, इसके ऊपर हमारा सवाल है। या तो मेडिकल साइंस के ऊपर लोगों को भरोसा नहीं है, सवाल यह है, अन्यथा कोई बीमार आदमी इस तरह के परिक्रमा में और उसमें जाने के बजाय वो अपना बाकायदा इलाज कराएगा। जैसा कि सब लोग कहते हैं कि भाई वैद्य का काम, डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा, और भगवान के यहां आशीर्वाद लेने का काम, वो एक अलग आपको स्पिरिट मिलती है। लेकिन एक जिजीविषा, एक पॉजिटिविटी और एक प्रोसेस इलाज का, ये दोनों ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इलाज तो कराएंगे नहीं और वहां मंदिर के सामने जाके बैठ जाएंगे। तो देवता विराजमान ने भी कहा है और भगवान ने हमेशा शास्त्रों में भी कहा है कि भाई जिसका जो काम है, मैंने वैद्य भी तो बनाए हैं, मैंने धनवंतरी भी तो आपको दिए हैं, धनवंतरियों के पास जाओ। यहां हम बात ये करना चाहते हैं कि 10 लाख की भीड़, इधर हम यदि बागेश्वर धाम की बात करें तो वहां भी लाखों लोग जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है आखिर? क्या हमारे सिस्टम क्या कोई फेल्योर है? क्या हमारी जनता किसी उसमें बिलीव नहीं कर रही है? मेडिकल साइंस की यदि हम बात करें, मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी ये आए दिन की घटनाएं हैं। हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, लाश लेकर आते हैं, डेड बॉडीज लेकर आते हैं, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। मृत्यु है
मृत्यु हो सकती है, लेकिन इस तरह नहीं कि भीड़ में फंसकर कोई मर जाए, ये ठीक नहीं है। बदइंजामी थी, बदइंजामी के शिकार लोग हुए और लोगों के इस शिकार क्यों होना पड़ा, इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जितनी स्कीम सरकार चला रही है इसका क्या हाल है, इसको ठीक से देखा जाना चाहिए। अस्पतालों की क्या स्थितियां हैं, गांव के लोग हैं, कुछ मध्यम वर्गीय निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हैं, ये देखते हैं यार कहां फंसेंगे डॉक्टरों के, ये लाखों रुपए लूटते हैं, ये व्यवस्थाएं भी चेक करने की हैं। अब भारत उस गति में आ गया है जहां पर कि फ्री इलाज का और ये कैशलेस जो व्यवस्थाएं हैं इसको ठीक करिए। और दूसरी बात ये कि इस तरह के जब भी आयोजन हो तो पहले प्रशासन को आयोजन करता बाकायदा परमिशन लें, बाकायदा बताएं कि इतने लोग आएंगे और ये स्थिति रहने वाली है, हेलीकॉप्टर से, इंटेलिजेंस से, सबसे पता किया जाए, तब जाके इजाजत दी जाए कि कितने लोग आने वाले हैं। ये क्या तरीका हुआ कि एक मॉडर्न देश बनने की तरफ हम अब ये विश्व पटल पर जाएंगी ये खबरें, उनसे फिर भारत की बदनामी होती है, फिर भारत को वही सपेरों का और वही पेड़ों पर रहने वालों का, वही खाल ओढ़ कर रहने वालों का जो देश बताया जाता है वो लोग मानने लग जाते हैं। ये देश की गरिमा के लिए ठेस पहुंचती है। और जहां तक बागेश्वर धाम का और ये पंडित प्रदीप मिश्रा के इस रुद्राक्ष वाले कार्यक्रम के बारे में हमने आपको स्पष्ट कर दिया कि ये जो चीज है वो ठीक नहीं है कि आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं और प्रशासन को बता भी नहीं रहे हैं, और प्रशासन भी मूक है। ये तरीका सरकार का और आपका आयोजनकर्ताओं का दोनों की गलती है। बागेश्वर धाम की जहां तक बात है, अब ये निशाने पर हैं महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो निशाने पर हैं, और भारत में कई संतों के साथ जो हुआ है वो हो सकता है अब इनके साथ भी होगा, क्योंकि अब ये लॉबीज इनके खिलाफ लग गई हैं। इसलिए हमारा कहना यह है कि बागेश्वर धाम के जो महाराज हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, ये सावधान रहें और किसी भी तरह के चक्कर में ना पड़ें। और जिस तरह के फोर्सेज हैं यहाँ पर हमारे यहाँ, वो प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ रही हैं, तो आप तो देख लीजिए फिर अपना हिसाब किताब। तो ये था हमारा आज का मुख्य प्रमुख जो मुद्दा है, और आपने सुना, हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।